बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने 6 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है जी। उनके हम नाम आपको बता देते हैं। इन कंपनियों के जो कंप्यूटर लोकेट हुए हैं वो लाहौर और कराची से ऑपरेट कर रहे थे। उनके साथ उन्होंने आईपी एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। अच्छा, ये वजह थी जिसकी वजह से बाइडन साहब जो हैं वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की क़यादत को मुंह नहीं लगा रहे थे। जिस तरह 5 कंपनियों पर एक इंडिविजुअल पर पाबंदी लगी है, तो इसके मेरा ख्याल है कि नेगेटिव असरात हमारी इकॉनमी पे, हमारे ताल्लुकात पे ज़रूर पड़ेंगे। हम तो बैगर की चॉइस भी नहीं होती कि इंडिया की आईटी के शोबा है वो बहुत आगे है और वहाँ तो ज़ाहिर है उनकी आईटी का। नमस्कार दोस्तों, इस टाइप की न्यूज़ आए दिन आती रहती है कि भाई चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, कहा यह जाता है कि भाई पाकिस्तान की इस कंपनी को बैन कर दिया। यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान की 6 कंपनीज को अमेरिका ने बैन कर दिया है। लेकिन इस टाइप की न्यूज़ आती रहती है कि भाई अमेरिका ने ये बैन कर दिया या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये बैन कर दिया। कई बार ऐसी भी न्यूज़ आती है कि यूएई हो, सऊदी हो, दुबई हो, फ्रांस हो, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान को मतलब कि लात मार कर, पाकिस्तानियों को लात मार कर निकाल रहे हैं। और जो यूएई, जिसने चाहे वो 71 वाली वॉर हो, कारगिल हो, उस टाइप की जो वॉर थी उसमें पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया था, आज के समय में वो इंडियंस को खुलेआम वीज़ा दे रहे हैं, खुल्ला वीज़ा दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को वीज़ा देने की मतलब 1000 बार सोच रहे कि इनको वीज़ा दे या ना दे। और पाबंदी आ चुकी है कि भाई पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर उस टाइप की इलीगल एक्टिविटीज़ होती है इसमें ये शामिल होते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे आए दिन पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान को ही नुकसान पहुँचाते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। अमेरिका ने 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है जी। तो उन्होंने फौरी तौर पे 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई, जिनमें 6 जो हैं अफराद या कंपनियां वो पाकिस्तानी हैं। उनके हम नाम आपको बता देते हैं। उनमें फ्रेश एयर फार्म एक कंपनी है, लाइकवाइज आईटी की कंपनियां हैं, लाइकवाइज ये दूसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी का नाम है मिक्स ऑफ टेक्ट, ये तीसरी कंपनी है। चौथी कंपनी है सेकंड आई सॉल्यूशन और 5वीं कंपनी है ऑक्सीटेक। और इनके मालकान जो हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है उनमें मोहसिन रज़ा, मुजतबा रज़ा, सैयद हसनैन, मोहम्मद अनायत, सैयद रज़ा और शहजाद अहमद शामिल हैं। ये एक रूटीन की बात है। ज़ाहिर है हमारी आईटी कंपनियां जो थीं वो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थीं। इन कंपनियों के जो कंप्यूटर लोकेट हुए हैं वो लाहौर और कराची से ऑपरेट कर रहे थे। उनके साथ उन्होंने आईपी एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। अब इससे मुख्तलिफ इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर जो मुकामी धमा चौकड़ी मची हुई थी उसके अंदर हम इस खबर का जायज़ा नहीं ले पाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो एंटी मीडिया है, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि भारत हमसाया मुल्क वो इस तरह का कोई मौका नहीं जाने देता, वहाँ पे जनाब इसके मुख्तलिफ मतलब निकाले जा रहे हैं। और मतलब ये भी है, उसका एक मतलब निकाला गया कि अच्छा ये वजह थी जिसकी वजह से बाइडन साहब जो हैं वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की क़यादत को मुँह नहीं लगा रहे थे। तो ये था और ये था, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। और इसके ऊपर जो है हमारे दफ्तर ख़ारजा को भी जो है वो करना चाहिए था। क्या ये मुस्तकबिल के अंदर कोई साइबर के हवाले से हमारी जो है वो आर्म ट्विस्टिंग होगी? फाइनेंस के हवाले से जो आर्म ट्विस्टिंग है वो तो हम भुगत रहे हैं FATF में। बहुत बड़ी खबर है। फ़िलहाल तो अमेरिकन ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको पता है कि वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करते हैं। आपका तो उनको डील करने का तजर्बा भी है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए जी पाकिस्तान को? अभी तो दफ्तर ख़ारजा हमारा जो है वो इस पर एक गोलमोल सी बात करके चुप हो गया। वो रूस के वज़ीर ख़ारजा के दौरे के फ़ौरन बाद जो है रूस के वज़ीर ख़ारजा के दौरे के अगले दिन ये खबर छपती है और फिर हम देखते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर ये वाली डेवलपमेंट हो जाती है। योर टेक सर। लेकिन ये इतनी चीज़ सिंपल भी नहीं है कि हम कहा जाए कि 6 कंपनियों पे बैन लगा है तो शायद आगे ये ट्रैवल ना करें। ये बिल्कुल जो अमरीकी हैं ये बहुत आगे जाके काम करते हैं और उनके जो डेस्क मुख्तलिफ ख़ित्तों के होते हैं वो बाकायदा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। अगर ये कुछ हुआ है तो इतना सादा और हम इसको सिंपल नहीं कहते। ये देखिए हमारे जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, आपको पता है कि फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में उनको अमेरिका में दाखिले नहीं दिए जाते, इसलिए कि हम साइंस की दुनिया में हमें तो आगे नहीं जाने दिया जाता। तो वो तो इन चीज़ों को कंट्रोल करते ही रहते हैं। और जिस तरह रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आए और जो अलाइनमेंट नहीं हो रही है इस खित्ते में, ईरान, चाइना,
टर्की, पाकिस्तान और रशिया के हवाले से। तो ये कोई चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। अब आखिर में जब इन चीज़ों को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा, जिस तरह 5 कंपनियों पर एक इंडिविजुअल पर पाबंदी लगी है, तो इसके मेरा ख्याल है कि नेगेटिव असरात हमारी इकॉनमी पे, हमारे तल्लुकात पे ज़रूर पड़ेंगे। कि जो देखिए ना, जो बाइडन ने भी आकर इंडिया की तरफ अपना झुकाव डाला है, तो ये जो इस किस्म के इशारे होते हैं डेवलप कंट्रीज़ के, और हमारी देखिए हमारी औकात क्या है, फ्रैंक ये बात है, हम तो बैगर की चॉइस भी नहीं होती, जहाँ हमें जो कुछ मिलता है हम वो ले लेते हैं। अब देखना यह कि पाकिस्तान चाइना के तल्लुकात से कितना अपने आप को इक्विप्ड करवा लेता है, कितना उसको यूज़ कर लेता है। अभी तक तो हमने पॉजिटिवली नहीं किया। जिस तरह चाइना के साथ उनकी बातचीत चली $400 बिलियन की, तो उन्होंने कहा कि ये एक नेशन है, ये एक फ़ोन कॉल पे सिलेंडर नहीं कर जाते। तो इसका ये कहा जाए कि उन्होंने किसी और के मतलब कहा है, ये क्लैरिटी के साथ हमारे मतलब कहा है, हमने सिलेंडर किया था। सानू सोच गई है, वैसे साढ़े बारे च नहीं भी किया जाता लेकिन हमने अपने ऊपर ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसके आने वाले वक्तों में नेगेटिव असरात हो सकते हैं अगर हमने पॉजिटिवली इसको रिस्पांस न किया। जैसे खबरों की तरह खबर में पड़ी रही, तो ये खबर कभी बड़ी हेडलाइन में बन सकती है। इसके तमाम के बावजूद जो कंपनियों का बैन आपने बताया कि जी कंपनियों पे इस तरह बैन लगा, रही साहब, क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी कंपनियां ही थी? बाकी मुल्क की किसी शहर की, किसी रशिया की और पाकिस्तान की, वही ना, रशियन है ना? तो मुझे बताइए कि उसमें क्या रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं या कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के ताल्लुकात हैं? उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा किसी ने। और माशाल्लाह हमारी चूँकि फॉरेन पॉलिसी ही इतनी अच्छी है और फॉरेन अफेयर्स हमारे इतने अच्छे जा रहे हैं। भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो एक इंतहाई नलायक नखेद किस्म का इंसान है, जो ट्रंप की बकायदा कंपेन करता रहा। जो पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब है, डिप्लोमेट उनकी ट्रंप की कंपेन चलाते रहे यार। और भट्टी साहब को पता है कि इंडिया की आईटी के शोबा है वो बहुत आगे है, और वहाँ तो ज़ाहिर है उनकी आईटी का हमसे बहुत आगे। देखें, बात ये, मैं वही कह रहा था बात आपसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हमने इसको कहीं भी किसी भी फोरम पे ना उठाना है, ना हमने इसके ऊपर कोई कंडेमनेशन देनी है, ना हमने पूछने की जरूरत ही करनी है। ठीक हो गया भाईजान, कितने फसाता है, कितने सानू फसा ठीक है ना? भट्टी साहब, हमने बंदे पकड़ के देने हैं कि ये वो बंदे इनाम भी ले लेना हमने। फिर उसके बाद हमने FATF है रही साहब, वो यूनाइटेड नेशंस है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो भी है दुनिया में, वो WHO है, जहाँ भी है, हम पैदा ही मार खाने के लिए। फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का इजलास हुआ तो उसके 50 नुकाती मुश्तरका एलामिये में मसला कश्मीर का तस्करा तो नहीं हुआ। इस्लामी ममालिक के उस इजलास में अगर आप याद करें तो उसमें न सिर्फ हम देखते हैं कि भारत की फ़दाई जो जारियत की थी उसकी ना कोई मजम्मत हुई और ना उस पर तशवीश का इजहार किया गया, बल्कि यही वो इजलास था कि जिसमें पाकिस्तान की मुखालफत के बावजूद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर या खुसूसी मेहमान की शरीक हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान की सिफारती या सिफारतकारी की नाकामी ना थी, बल्कि इस्लामी तंजीम की नाकामी भी थी, जो अपने रुकन के खिलाफ होने वाली जारियत पर हम देखते हैं लबकुशाई तो क्या करती, बल्कि उल्टा भारत के लिए वो अपने दरवाजे खोलती नजर आई। भारत पे दबाव बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हिलाली साहब, जो सवाल है कि एक ज़माने में OIC पाकिस्तान की एक महफूज टेरिटरी हुआ करती थी, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती थी, बरसा बरस दिहाइयों तक जो है जो एक मौक़िफ़ होता था कश्मीर पे, वो तसलसल के साथ था। लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान को OIC में भी मेहनत करनी पड़ी। अबू धाबी की जो गुज़श्ता साल का इजलास था उसकी बहुत बड़ी मिसाल था। तो ये जो भारत का नफूज़ बड़ा है, उसकी क्या सिर्फ माशी उनकी ताकत है जिसकी वजह से हुआ है ये? नहीं, ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। OIC का मतलब, मकसद और हमारे लिए इम्पोर्टेंस बहुत कम रह गया है अभी। हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। देखिए, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। हमें कभी यकीन नहीं था कि ना सिर्फ कश्मीर के इश्यू पर, मगर मुसलमानों के ट्रीटमेंट पर, मुसलमानों के विक्टिमाइजेशन के खिलाफ The OIC said nothing। वो और जो उन्होंने कहा तो दबे अल्फाज में कहा, जो तरीके उन्होंने कहा उनसे इसको निकालना पड़ा। वी हैड टू प्राइज इट आउट ऑफ देम। देखिए, ये तरीका नहीं है। ये एक इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मुसलमानों का कॉजेज़ को इनको लोग देखते हैं, और मुसलमान एवरीवेयर कहने लगे कि ये क्या किया है OIC ने। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा धचका है। इस इदारे का इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए बहुत कम हो गया है। हमारी जो दोस्ती थी
माफ़ करिए, हमारी जो दोस्ती थी वो उस पे एक बहुत वो एक लिहाज से इट्स ब्रोकन। देखिए, चाइनीज का एक बोल होता है, उस बोल को अगर एक दफे आप तोड़ें तो जितना भी स्किलफुली आप वापस डालने की कोशिश करें, निशान रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा निशान है पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप पे और पाकिस्तान और OIC के कमिटमेंट पे। कश्मीर के ऊपर दे हैव लेट अस डाउन, ये है परसेप्शन। जो भी जो भी आप कहें रियलिस्टिक हो ये वो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। परसेप्शन ये है they have let us down। तो हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया। जनाब दुरानी साहब, अहमियत कम हुई है OIC की पाकिस्तान के लिए, और जो उनका मौक़िफ़ रहा बड़ा दिल शिकन रहा, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी। जी, मेरे ख्याल में ये एक मौक़िफ़ है, और अगर आपने देखना जाहिर है, और क्योंकि उसके कई मुहर्रिकात मौजूद हैं, और इसमें जो है अगर आपके पास वक्त हो तो इस पे बहस हो सकती है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि अगर जब आप कहते हैं OIC की, जैसे एम्बेसडर हिलाली फरमा रहे हैं कि OIC की पाकिस्तान के लिए अहमियत ख़त्म हो गई है, तो वो यकीनन उनका परसेप्शन है। लेकिन अगर 57 कंट्रीज़ ने जो रेजोल्यूशन दी है, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। इंडिया के पास क्या है इस मामले में? इंडिया जाहिर है एक ऑक्युपाइंग स्टेट है, उसको इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद यही जो ऐसी रेजोल्यूशन पे ही अगर आप फोकस करें तो उसके अंदर जो है, जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो ट्वाइस अपना रिपोर्ट और जो विजिट करने को कहा है इंडियन कश्मीर में, वो इंडिया उसको जो है रिजेक्ट करता रहा है। अभी आप इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो रिस्पांस उसमें पढ़िए तो लगता ये है कि दे हैव बीन स्टंग। तो इसलिए आपको जो है ये यही हो सकता है डिप्लोमेसी में। इसके अलावा क्या है, डिप्लोमेसी में कोई तो पंग लेके तो आप नहीं चल रहे होते कि आप को करेंगे, आप यही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हाँ, एक जरूर अहमियत है, आपका इकोनॉमिक मसल अगर कमजोर है तो जाहिर है आपके अगर घर में भी कोई जो अगर वीकेस्ट लिंक कोई बंदा जो है वो कमाने वाला नहीं है तो उस बेचारे की भी इज्जत नहीं रहती। तो इसलिए आप समझिए हमारे इकोनॉमिक मसल कम। इस वक्त इंडिया का ट्रेड सऊदी अरब और UAE मिला के $120 बिलियन बनता है, जिसमें इंडिया की एक्सपोर्ट्स 40 बिलियन है जबकि इंपोर्ट्स 80 बिलियन हैं। उसके मुकाबले में आपकी जो टोटल ट्रेड है सऊदीया और UAE के साथ मिला के वो $9 बिलियन बनती है। तो आप जरा उसका मुआवजा कर लीजिए, जाहिर है उसकी उतनी ही अहमियत होगी। आपने इशारा किया UAE में जो लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई थी उसमें जो उन्होंने सुषमा स्वराज को भी इनवाइट किया था जी, होस्ट कंट्री का एक प्रेरोगेटिव होता है, होस्ट कंट्री बुलाता है। लिहाजा आपने अपना जो प्रोटेस्ट था आपने रजिस्टर किया, हमारा फॉरेन मिनिस्टर ने उसके अंदर शरीक नहीं हुआ। यही डिप्लोमेसी में एक डिसेंट तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं और ये चीजें होती रहती हैं। अब उन्होंने आपसे, सऊदी ने आपसे कहा था यमन में आने को, आप नहीं गए, आपने अपने लिए, तो अब सऊदी जाहिर है उनके लिए भी तो बहुत बड़ा शॉक होगा। वो एक तरफ आप आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप नहीं गए, तो आपने जो एक बैलेंस मेंटेन करने की जो है कोशिश की है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, तो जाहिर है उसकी आपको थोड़ी बहुत कास्ट तो देनी पड़ेगी, कीमत अदा करनी पड़ेगी। बड़ी अहम बात की। लेकिन रिफत साहब के भारत पे दबाव आपके ख्याल में बढ़ा इस OIC के रेजोल्यूशन के बाद, इस डिक्लेरेशन के बाद? जिस तरह का हमने देखा कि रद्दअमल भी आया उनकी जैसे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आप समझते हैं ऐसा हुआ है? जी देखिए, हिंदुस्तान का रवैया जो है वो हठधर्मी वाला रवैया है और वो समझते हैं कि इस किस्म की जो वर्बल स्टेटमेंट्स हैं वो OIC के प्लेटफॉर्म से हों या UN की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से हों, उसको हम डिसमिस कर सकते हैं। हिंदुस्तान इस बात पे मुसिर है कि जो भी उनका कश्मीर का मसला है वो उनका इंटरनल मामला है और उसके हवाले से वो किसी किस्म की जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है दे विल नॉट ब्रोक इट। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर हिंदुस्तान ये समझता है कि जब तक उसके माशी मफादात जो हैं वो बढ़ते हुए उसके माशी मफादात जो हैं वो उन मुल्कों के साथ वाबस्ता है और उसकी वजह से वो दे कैन यूज दैट एज ए लेवरेज टू पुट पाकिस्तान स्टांस ऑन द बैक फुट। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ज्यादा परेशानी कोई लाक नहीं होगी। जाहिर बात है दुश्मन है, दुश्मन तो चाहेगा, दुश्मन को हमारा अमन कब बर्दाश्त होगा। लेकिन हमारे अपने ये क्यों मुल्क के दुश्मन बन गए? हमारे अपने रहनुमा कहलाने वाले सियासत, सुबाइयत, लसानियत और मजहब कार्ड इस्तेमाल करके भारत वाला काम मुल्क के अंदर अंजाम दे रहे हैं। दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती,
अजियत नहीं होती? मुझे तो इन लोगों को देखकर अजियत होना शुरू हो जाती है। यानी भारत का बयानी और आपका बयानी एक, भारत का मकसद आपका मकसद एक। अब ये फतवे दिए जा रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ जहाद किया जाए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर फिजा खान को मिर्ची इसीलिए लग रही है कि भाई इंडिया तो डेफिनेटली या फिर मोदी तो डेफिनेटली हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा, कोई ना कोई साजिश करेगा, लेकिन हमारे अपने मतलब वहाँ पर जो कुछ होते हैं, जो लोग कुछ होते हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलते हैं या फिर पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ बोलते हैं, तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। तो फिजा खान उसमें ही है, उसमें से ही एक है कि अगर मान लीजिए किसी ने क्रिटिसाइज कर लिया तो उसको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर चर्चा यही हो रही है कि हमारे अपने क्यों बोल रहे हैं। अब हमारे अपने वो किसको बोल रही है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे अपनों के हिसाब से अगर आप इस टर्म को लेकर चलो तो जितने भी पंजाब में रहने वाले पंजाबीज़ हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है, वही लोग हैं जो कि अपने कहे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सिंध में रहने वाले लोग, बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग, खैबर के अंदर रहने वाले लोग, पख्तून जो लोग हैं, वो सारे लोग, उसको तो आप इस टर्म के हिसाब से खुद का तो काउंट करते नहीं हैं। बलूचिस्तान के इतने लोग मार दिए, अगर मान लीजिए कि उसमें से अब जो रिवर्स बैक आ रहा है, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी जाने से डरती है, तो उसको फिजा खान आप ये नहीं कह सकती, तुम ये नहीं कह सकती कि भाई वो अपने नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। अब ये जो पीडीएम है ये मजीद बौखलाहट का शिकार हो गई और इन्होंने पहले से भी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट और खासतौर पे फौज को तनकीद का निशाना बनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ये वही पीडीएम है जो कभी मुल्क तोड़ने की बात करती है, कभी बलूचिस्तान को अलग करने का मुतालिबा करती है। ये वही पीडीएम है जो उर्दू को पाकिस्तान की ज़बान मानने से इनकार करती है। ये वही पीडीएम है जिसने लाहौरियों पर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर कब्जा करने के इल्ज़ाम लगाए, जिसने पाक फौज पर धांधली के इल्ज़ाम लगाए। और पीडीएम में शामिल मुस्लिम लीग नून ने तो क्रीज से निकलकर 2 कदम आगे बढ़ते हुए पाक फौज और आईएसआई के सरबराह के नाम ले लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा नाज़रीन, किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए आपको पता है उसकी फ़ौज को कमज़ोर किया जाता है। ये बड़ी साजिश होती है, बड़ी लेवल की साजिश होती है कि किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए उसकी फ़ौज को कमज़ोर किया जाता है। और किसी भी फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है कि उसकी आवाम को उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया जाए, और फिर इसके बाद फ़ौज का मोराल एकदम से नीचे आ गिरेगा और मुल्क भी कमज़ोर हो जाएगा और दुश्मन उस पर आसानी से गलबा हासिल कर लेगा। यह है कहानी का निचोड़। पीडीएम की तहरीक देखकर बाकायदा ये समझ आती है, समझ बूझ रखने वालों को प्रॉपर ये समझ आती है कि ये अवाम के मुफाद के लिए नहीं चलाई जा रही और ना ही पीडीएम की तहरीक हुकूमत के खिलाफ है। गौर करें मेरे अल्फाज पे, ना ये अवाम के हक में है तहरीक, अवाम के मुफाद के लिए नहीं, और ना ही ये हुकूमत के खिलाफ है, बल्कि ये तहरीक आप कह लें कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में सोची समझी साजिश के तहत पाक फौज के खिलाफ है। पाक फौज को कमज़ोर करने के लिए चलाई जा रही। पाक फौज को कमज़ोर करने का मतलब मुल्क को कमज़ोर करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना। ये है इनकी साजिश, ये है इनकी बड़ी साजिश कि पाक फौज को कमज़ोर करके मेरे प्यारे वतन, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। और अपोजिशन ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुल्क को एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। ऐसा ही है नाजरीन, भारत ने भी सरतोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अब आप इसको हुस्न इत्तेफाक कहेंगे या ये कोई साजिश है? और पीडीएम की जानिब से आपने देखा कि कभी पंजाब कार्ड खेला गया और मुल्क में बाकायदा अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई, और कभी मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मतलब मज़हब कार्ड तो हमारे यहाँ बार बार खेला जा रहा है और एक शख्स की जानिब से खेला गया, बड़ी बार खेला गया। मुझे समझ नहीं आता कि अंदर ऑपोजिशन और बाहर दुश्मन, इनका मिलकर ये कोशिश करना। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, अपना सवाल दोहराऊंगी नाजरीन, क्या ये हुस्न इत्तेफाक है? ये सिर्फ इत्तेफाक है? भारतीय मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान का नुकसान किया जाए, पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, यानी पाकिस्तान इंतशार का शिकार हो जाए। भारत ये कोशिश कर रहा है। जाहिर बात है दुश्मन है, दुश्मन तो ये चाहेगा, दुश्मन को हमारा अमन कब बर्दाश्त होगा? लेकिन हमारे अपने ये क्यों मुल्क के दुश्मन बन गए? हमारे अपने रहनुमा कहलाने वाले सियासत, सुबाइयत, लसानियत और मजहब कार्ड इस्तेमाल करके भारत वाला काम मुल्क के अंदर अंजाम दे रहे हैं।
दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, अजियत नहीं होती? मुझे तो इन लोगों को देखकर अजियत होना शुरू हो जाती है। इन लोगों को अपने गिरेबानों में झांक कर क्या तकलीफ नहीं होती होगी कि हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं? यानी भारत का बयानिया और आपका बयानिया एक, भारत का मकसद आपका मकसद एक। फिर आप लोग कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हमारी उबल वतनी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? पीडीएम हुकूमत को क्या क्या कहती रही? नाजायज, कठपुतली, ना जाने क्या क्या कहती रही। अब हुकूमत को रुखसत करने के लिए सूबाई कार्ड खेलने के बाद मजहब कार्ड भी मार्केट में दस्तयाब है। अब ये मजहब कार्ड भी खेल दिया गया। अब ये फतवे दिए जा रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ जहाद किया जाए, यानी जो किया जाएगा हुकूमत के खिलाफ वो इनके बकौल जहाद होगा। अवाम को ये बताया जा रहा है, बल्कि अवाम के दिमाग में ये डाला जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत बेचारी मासूम अवाम के दिमाग में डाला जा रहा है कि ये हुकूमत जालिम है, जाबिर है, और इसके खात्मे के लिए अब जो ज़रूरी है वो है जहाद। किस तरह ये मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुल्क में खाना जंगी की कैफियत पैदा की जा रही है। देखा आपने, यानी खुल्लम खुल्ला फौज और रियासत इदारों को धमकाया जा रहा है। इसको कहते हैं ना धमकाना, पंजाबी में कहते हैं तड़ियाँ लगाना। ये तड़ियाँ लगा रहे हैं मौलाना साहब, कहने को मौलाना साहब। ऑपोजिशन कह रही है कि इदारे उलझने बढ़ाने की कोशिश ना करें। अब सवाल है कि उलझने बढ़ा कौन रहा है? क्या इनको नहीं पता? नहीं पता, किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि उलझने बढ़ा कौन रहा है। पाक फौज जिसने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा किया, जानों की कुर्बानी दी, इस मुल्क को महफूज बनाया, दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्किल जंग जीती, जिसका दुनिया इतराफ़ करती है, आज ऑपोजिशन उसी फौज के खिलाफ खड़ी हो गई, उन्हीं को आंखें दिखाना शुरू कर दी। और भारतीय मीडिया खुशी से नाच रहा है, नाच रहा है भारतीय मीडिया खुशी से कि अपने ही अपनी फौज के खिलाफ मुहाजरे करने पर उतर आए हैं। यानी भारत वाले तो कहते होंगे ना कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान में तो अपने बहुत हैं साजिशें करने वाले। दुख होता है, तकलीफ होती, अजियत होती किसी भी उस शख्स को जो मुहिब्बे वतन है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। अपने वतन से तो मोहब्बत भी छोटा लफ्ज़ है, वतन से तो इश्क होना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग हैं, यानी जो दुश्मन को राजी करते हैं, दुश्मन को खुश करते हैं। आपकी किसी बात पर अगर दुश्मन राजी हो रहा है, नाच रहा है, खुशियां मना रहा है, तो सोचिए कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ बूझ नहीं है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? इतने तो बच्चे नहीं हैं, आप रोटी को चोची तो नहीं कहते आप सब। आज ये ऑपोजिशन फौज के खिलाफ जहर उगल रही है, खुलकर उगल रही है। क्यों उगल रही है? सिर्फ इसलिए कि मौलाना साहब को कुर्सी क्या, कुछ स्टूल भी नहीं मिला बैठने के लिए वहां पे असेंबली में। नून लीग आगे थी, बल्कि आगे क्या, बहुत ही आगे थी। इतना आगे कि उनको खुद नहीं पता कि हम कितना आगे निकल गए। पता नहीं बुग्ज किससे है, नफरत किससे है, इन लोगों को समझ नहीं आ रही। विफाकी काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज लीग के दौर में इस पॉलिसी को, मैं आपको ज़रा याद करवाती चलूँ, बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन अब ये खुद इस पॉलिसी के जरिए कर्जा हासिल कर रहे हैं। हुकूमत जिन असासों के बदले कर्ज हासिल करना चाहती है उनमें लाहौर का अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। 1800 अरब के कर्जे के लिए अब हम ये चीज़ें गिरवी दे रहे हैं। 2025 में हम जितना टैक्स पाकिस्तान से इकट्ठा करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ कर्जा वापस करने पे लगा देंगे। ना हमारे पास डिफेंस के लिए पैसे होंगे, ना तरक्कियात काम हम कर सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनकी सेहत के लिए कर सकते हैं। 2 साल के बाद आपके पास 1 रुपया नहीं होगा। जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी। नमस्कार दोस्तों, हर साल कोई ना कोई न्यूज़ पहले आती थी कि पाकिस्तान अपनी ये प्रॉपर्टी गिरवे रख दी है, कि भाई जो एयरपोर्ट है गिरवे रख दिया है, या फिर कहे कि कोई एक ऐसा मॉन्यूमेंट उसको गिरवे रख दिया है। और ख़ास करके वो इंडिया को तो गिरवे कुछ देंगे नहीं, अब अमेरिका वो गिरवे लेने की मतलब कि उसकी कोई इच्छा है नहीं, तो सिर्फ बचता एक ही कंट्री है पाकिस्तान। देखिए, अब आपके कंट्री के अंदर कोई चीज़ें अगर गिरवे चली जाती है तो इसका मतलब यही नहीं कि उस सारे ज़मीन पर उसका एक राज हो जाता है, या फिर कहे कि चाइना का शासन उस पर हो जाएगा। लेकिन ये एक, अगर आप देखो तो मानसिक तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान को, कि अगर आपको अपनी चीज़ों को गिरवी रखना पड़े
मतलब कि पैसों वाली चीज़ तो है ही, लेकिन फिर भी कई सारे कंट्रीज जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपकी चीज़ों को गिरवी रखना पड़े, तब सिचुएशन ऐसी हो जाती है इज्जत वाली सिचुएशन। जैसे मान लीजिए कि खुशी खुशी अगर आपको अपने घर के गहने बेचने पड़े तो बात अलग है, लेकिन जब मजबूरी में आपको अपने घर के गहने बेचने पड़े तब आपकी जो मनोदशा होती है, बिल्कुल ऐसी दशा मनोदशा जो है वो पाकिस्तान की है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। कि काबीना ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए मुल्क के हवाई अड्डे और मोटरवेज को गिरवी रखकर कर्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इस्लामी उसूलों से मुताबिकत रखने वाले स्कूक बॉन्ड के जरिए पैसा हासिल करने का मकसद मुल्क के बजट खसारे को सहारा देना है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क की पहली हुकूमत नहीं है जो स्कूक बॉन्ड के ज़रिए कर्जा हासिल करने की जो पॉलिसी, वजारत ख़जाना की जो दस्तावेज़ हैं उसके मुताबिक हुकूमत अगले माली साल में 1200 अरब रुपए 3.8 अरब डॉलर इसके माली वसाइल दीगर ज़राए से हासिल करना चाहती है, जिसमें से एक ज़रिया स्कूक जारा जो बॉन्ड्स है इसकी मदद से रकम का हसूल शामिल है। और दस्तावेज़ के मुताबिक मज़ीद क्या कि हुकूमत जिन असासों के बदले कर्ज हासिल करना चाहती है उनमें लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। अब इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इन मोटरवेज़ और हाईवेज़ के बदले में भी कर्ज लेना चाहती है जो अभी तक गिरवी नहीं रखे गए हैं। विफाकी काबीना ने वजारत ख़जाना को रवां साल 1 जुलाई से जून 2022 तक 1800 अरब का कर्जा लेने की इजाज़त दे दी है। मुज़म्मिल, पाकिस्तान में हुकूमतों को कौमी असासे गिरवी रख के कर्ज हासिल करने की पहली बात तो है कि ज़रूरत ही क्यों पेश आती है, क्योंकि अवाम फिर बड़ी तनकीद करती है, क्योंकि इस अमल से अवाम को आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होता होगा या उल्टा नुकसान ही होता है। फिजा मैं आपको 2 मिसालें दूंगा और एक मिसाल थोड़ी सी 18 and above वाली है और एक बिल्कुल कॉमन वाली है, तो थोड़े हौसले से सुनिएगा 18 and above वाली, ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है? एक निकाह का फर्क है, ठीक है ना, हलाल और हराम में एक निकाह का फर्क है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप जब जी ठीक है, इसी तरीके से जब से पाकिस्तान बना है, आप हर कोई ऐसा दिन हमने मिस नहीं किया जिस दिन हमने कर्जा ना लिया हो हमारी हुकूमतों ने। आगे चलते हैं। अच्छा, कर्जा लेना बाकी कोई बुरी बात नहीं है मुज़म्मिल, आपने भी कहा, लेकिन कर्जा लेने के बाद बात ये कि क्या मंसूबे लगाए जाते हैं। किसी का भी दौरा हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी का दौरा आप याद कर लें, आप मुस्लिम लीग नून, अब या ये PTI, तो मुझे बताइएगा कि ये जो अभी मौजूदा हुकूमत के 3 साल पूरे हो रहे हैं, ये कौन सा बड़ा मंसूबा अब तक मुकम्मल इन्होंने किया? देखिए, बात तो ये है कि इन बेचारों को मंसूबा लगाने तक की तो नौबत पे पहुंचे ही नहीं है। आज की जो खबर है, जो गिरवी हम रखने पे मजबूर हो गए, आपका इलाका भी उसमें आ गया, जो चकवाल इस्लामाबाद चकवाल नहीं, गिरवी हो सकता, पूरा मुल्क हो सकता जे, मैं नहीं मानता, मैं आ गया। अब चकवाल गिरवी हो ही नहीं सकता। मैं आपको जो मतलब क्योंकि मेरा दोस्त काजी सईद वहाँ रहता है, वहाँ के यार अब तो मुझे लाहौर में रहते हुए बात है, काजी सईद साहब चकवाल गिरवी इन हालात में नहीं हो सकता जब तक काजी सईद मुल्तान एयरपोर्ट भी है, उसमें मैं रिहायशी लाहौर हूँ। नहीं अच्छा, एक छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये ना इमरान खान का मसला है, ना पंजाब का, ना कराची, ये पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह हम ये 1800 अरब लेना है, हमने 1800 अरब के कर्जे के लिए अब हम ये चीज़ें गिरवी दे रहे हैं, वो हम उस बहस में नहीं जाते कि नवाज शरीफ अच्छा था बुरा था। 2025 में, ये पुरानी खबर अच्छा था, नहीं ये पुरानी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, 2025 में हम जितना टैक्स पाकिस्तान से इकट्ठा करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम कर्जा वापस करने पे लगा देंगे। ना हमारे पास डिफेंस के लिए पैसे होंगे, ना तरक्कियात काम हम कर सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना उनकी सेहत के लिए कर सकते हैं। 2 साल के बाद आपके पास 1 रुपया नहीं होगा। मैं देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है वो मेरे सामने आया, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है जो सुनने में मिलता है, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दुनिया में तकरीबन जो 12th richest मैन इन द वर्ल्ड, और उनकी जो नेट वर्थ है वो $85 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है।
और जस्ट दिस ईयर व्हेन कोविड वाज हिटिंग एवरीवन, तो उनकी जो वेल्थ है वो 11% ग्रो की है। और जो चाइनीज हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं, इसमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितने बिलियनियर हैं। आई कुड सी, मैं बताता हूँ आपको वो भी, कि 100 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं इंडिया के अंदर, 100 से ज्यादा। और ये एक बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझता था कि इंडिया के लिए वेल्थ क्रिएशन वहां पे बहुत हो रही है, लेकिन वहां पे टॉप जो रिच लोग हैं उनकी परसेंटेज भी बढ़ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो चीनी बिजनेसमैन हैं वो पीछे क्यों रह गए हैं, उसकी वजह यह है कि चीनियों के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने। पेट्रोल बम, बिजली का झटका, कुकिंग ऑयल महंगा, चीनी महंगी, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई की शरह 16% से तजावुज कर गई। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। सॉरी, चीनी डॉलर से महंगी है। डॉलर 170 रुपए, तो चीनी जो है वो कहीं 175 की मिल रही है, कहीं 180 तक पहुंची हुई है। अच्छा, टमाटर जो हैं वो डॉलर से महंगे हैं। पेट्रोल, आटा, चीनी के बाद दूध की कीमतों में भी होने वाला है इजाफा। डेयरी फार्मर्स ने आगाह कर दिया, 8 नवंबर से दूध फी लीटर की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया जाएगा, जिसके बाद दूध की फी लीटर कीमत 140 रुपए हो जाएगी। गली मोहल्ले की करियाना दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उन्होंने चीनी 150 रुपए किलो फरोख्त करनी शुरू कर दी है। और इत्तलात के मुताबिक 80% तकरीबन 80% दुकानों पर चीनी का जो स्टॉक है वो 48 घंटों से खत्म है। इनके पास कोई हल नहीं है इस इन्फ्लेशन का। देयर इज नो सोल्यूशन। अल्लाह के बंदो, हल बताओ, हल तजवीज करो। ना आपके पास मनूवरेबिलिटी है, IMF ने आपको पकड़ा हुआ है, अमेरिकनों ने आपसे जो बदला ले रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट का। तो सिचुएशन की समझ नहीं आती। अब उन्हें पता चला कि असल हकीकत तो ये है, यानी मुल्क का खजाना ऑलमोस्ट खाली, एम्प्टी, और अगर फौरी हल ना किया गया तो फिर मुल्क का दिवालिया निकल सकता है। पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है वो $2100 है, वेयरएज आपकी $1200 है। अभी ये कौन समझे? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो महंगाई है वो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है और साथ में बेरोजगारी भी। अब इंडिया के साथ अगर ट्रेड नहीं करना है तो उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा जो आप भुगतने वाले हैं वो है महंगाई। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिंपल चीज़ है कि वाया पंजाब बॉर्डर, वाया अटारी बॉर्डर, एकदम सिंपल तरीके से इंडिया की जो गुड्स है, जो ज़्यादातर जो पाकिस्तान की जो डिमांड है वो इंडिया से ही फुलफ़िल हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि वो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो जो चीज़ें पहले इंडिया से दुबई, वहाँ से रीपैकेजिंग होकर वहाँ से पाकिस्तान आती है, वो चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पर मतलब पूरे पाकिस्तान को अलोकेट हो सकती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिक सकती है और एक ही हफ्ते के अंदर महंगाई बहुत बड़े पैमाने पर कम हो सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान के कई सारे बिजनेसमैन इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हालांकि इंडिया को उतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने ट्रेड बंद हुआ था कुछ सालों पहले, तो हमने एक आंकड़ा बढ़ा था कि 0.3% या फिर 0.4% जितना बिजनेस या फिर हम एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को करते हैं। कहने का मतलब है कि इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को अगर अपनी बेरोजगारी, महंगाई कम करनी है तो वो आज भी, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पेट्रोल बम, बिजली का झटका, कुकिंग ऑयल महंगा, चीनी महंगी, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई की शरह 16% से तजावुज कर गई। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ये तब्दीली हमें बड़ी भारी पड़ गई है। वोट दे के पछता रहे हैं, हाँ बहुत पछता रहे हैं, इतनी गलती होगी अब तो हाथ उठा के बददुआएं मांग। पेट्रोल और चीनी की कीमतों ने अवाम के बाकायदा होश उड़ा दिए। पेशावर में चीनी ने पेट्रोल की कीमतों को मात दे दी है। ज़रा ये भी सुन लें वहाँ पे जी, अभी जो फ़ी किलो चीनी की कीमत है वो 150 रुपये तक पहुँच गई है, 150 रुपये तक। अब दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी चीनी का जो बहरान है वो पैदा हो गया, बल्कि शदीद होता चला जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और ज़रूरत के मुताबिक सप्लाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। और जो गली मोहल्ले की करियाना दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उन्होंने चीनी 150 रुपये किलो फ़रोख्त करनी शुरू कर दी है। और इत्तलात के मुताबिक 80% तकरीबन 80% दुकानों पर चीनी का जो स्टॉक है वो 48 घंटों से ख़त्म है। अब नाज़रीन, पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो हुकूमत ने एक बार फिर से
पेट्रोल और मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें 8 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया, और इसके बाद इजाफे के बाद पेट्रोल की जो कीमत है जी वो 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई है। और डिटेल्स के मुताबिक डीजल पर जो लेवी है वो 8.44 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 12.44 रुपये कर दी गई है, और जो पेट्रोल पर लेवी है वो 9.5 रुपये से बढ़ाकर फ़ी लीटर 13.53 रुपये कर दी गई है। क्या इस तरह से अवान में जो हुल्लड़बाजी की जाती है, क्या इससे वाकई आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? अगर अपोजिशन को वाकई अवाम की वाकई इतनी फ़िक्र है जितना ये कहते हैं, तो तनकीद करने के बजाय अल्लाह के बंदो हल बताओ, हल तजवीज़ करो। ऑपोजिशन का काम तनकीद बराए तनकीद नहीं होता, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होता है। अगर वाकई आपको अवाम का इतना दुख और दर्द और एहसास है तो बताएं क्या हल होना चाहिए। मुझे तो सिचुएशन की समझ नहीं आती। तब उन्हें पता चला कि असल हकीकत तो ये है, यानी मुल्क का खजाना ऑलमोस्ट खाली, एम्प्टी, और अगर फौरी हल ना किया गया तो फिर मुल्क का दिवालिया निकल सकता है। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि प्राइम मिनिस्टर के कान में जो एडवाइज़र जो कुछ डालते हैं वो आके खुद कह देते हैं, क्योंकि उनको ग्रास रूट के मसाइल का पता नहीं है और ना ऑब्वियसली इकोनॉमी का पता है, बिकॉज ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। देखें, बात ये होती है कि आपकी लोगों की बाइंग पावर पे सारी चीज़ डिपेंड करती है। अगर इंडिया के अंदर वो महंगा है तो उनकी तनख्वाहें भी उस लिहाज से, पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है वो $2100 है, वेयरएज आपकी $1200 है। अभी ये कौन समझाएगा कि प्राइम मिनिस्टर को कि ये लोग आपको लॉलीपॉप देते हैं और बिठा देते हैं। आप देखें कि जीडीपी उनकी देखें क्या है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी डबल फिगर में चली गई है, और बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, उनकी ये 4-5 और इस के उस पे है। मतलब चीनी डॉलर से सस्ती है इस वक्त, सॉरी चीनी डॉलर से महंगी है। डॉलर 170 रुपये, तो चीनी जो है वो कहीं 175 की मिल रही है, कहीं 180 तक पहुंची हुई है। अच्छा, टमाटर जो हैं वो डॉलर से महंगे हैं। एक टमाटर जो है वो कोई 1 किलो जी 1 किलो, और 1 किलो में 6 टमाटर भी रखे जाएं तो 1 किलो में अगर 250 रुपये का टमाटर है तो मतलब 6 टमाटर कितने के होंगे, तो सोचे ना 30-35 40, मुझे नहीं पता क्या हिसाब इसका। तो जहाँ पर जिसका बस चल रहा है इस वक्त वो लोग भी खजल ख्वार हो रहे हैं, जो दुकानदार हैं उनके भी झगड़े हो रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि पीछे से सामान कैसे मंगवाएं। और ये जो है ये बड़ा एक मसला हो जाता है कि जब कोई उसका हल ना बयान किया जाए, और ये सड़कों के ऊपर लोग हुकूमती वज़रा भी ज़ाहिर है कि इसको दलील नहीं दे पा रहे, मतलब ये कोई इंडिया में पाकिस्तान से महंगा है। अच्छा, तो मतलब ये अजीब व गरीब सी बात है। पूरे इंडिया का मीडिया आप देख लें, सारा आप देख लें, वो इंडिया के अंदर कहीं पर आपको ये बहस नज़र नहीं आ रही इस वक्त। अचानक रातों रात पेट्रोल बढ़ जाए, लोगों की चीज़, मतलब एक दुनिया अजब तरह से जा रही है। कोविड से किस तरह हो रहे हैं, मतलब अभी अच्छा वो प्लान भी नहीं है। मतलब हुकूमत ही कह रही है कि ठीक हो जाएगा, सर्दियाँ वर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो बस उसके बाद अब सर्दियाँ कब ख़त्म होंगी, किस महीने ख़त्म होंगी, महीना कौन सा है सर्दियों का, सर्दियाँ शुरू कब से हुई हैं, ख़त्म कब होंगी। हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास कर्ज के अलावा है क्या? और कर्ज का मतलब डेफिसिट जब होता है उसके माने आप नोट छापते हैं, और जब आप नोट छापते हैं तो पैसे बढ़ते हैं इन सर्कुलेशन, जब वो होता है इन्फ्लेशन होता है। इसलिए ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास मनूवरेबिलिटी है। आईएमएफ ने आपको पकड़ा हुआ है, अमेरिकनों ने आपसे जो बदला ले रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट का, जो वो बदला ले रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, जिस किस्म की होल्ड, आईएमएफ ने तो कहा है कि 8 रुपया पेट्रोल अभी बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। We will scratch the trunk। ठीक है, ब्रेक लेनी है मुझे, सही है, क्योंकि किसी के पास हल नहीं है तो कोई भी नहीं चाहता कि हम पॉपुलर हो जाए। ब्रेक से पहले सिर्फ एक बात, हिलाली साहब, ये वहम दिल से निकाल दें, एब्सोल्युटली नॉट था, जो एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ अवाम के, वो भी एक सियासी नारा था।